नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भागो वाली उपन्यास का 10वां अध्याय। लेखक रमेश पोखरियाल निशंक। कुलदीप के चले जाने के बाद तो कुछ दिन तक माधुरी को बहुत खराब लगा। घर काटने को आता हो जैसे। लेकिन उसने अपने आप को घर के कामों और अम्मा की सेवा में व्यस्त कर लिया। दो ही प्राणी थे अब वे अपने चूल्हे में। समय निकालकर वह जेठानी के पास भी बैठ जाती है और इधर उधर की बातें होती है। कभी कभी छोटी को अपनी गोदी में उठाकर अपने पास ले आती। कभी कभी उसे जेठानी का स्वभाव कुछ अजीब सा लगता। बात करते करते वह हर बात का रुख अम्मा जी की ओर मोड़ देती। माधुरी को ऐसा लगता मानो वह अम्मा से जाने कितनी खार खाए बैठी है, या फिर अम्मा जेठानी के प्रति कितनी निर्दयी रही हो। सिर घूम जाता है माधुरी का। उसने महसूस किया कि प्यार ही प्यार से वह अम्मा के प्रति उसके दिल में नफरत के बीज बोने की कोशिश करती, किंतु माधुरी भी तो इतनी मूर्ख नहीं थी। उसके पति ने उसे पहले ही दिन से घर की सारी परिस्थितियों के बारे में खूब समझा दिया था। अम्मा की छोटी बहू का स्वभाव बहुत पसंद आया। सेवा, सादगी और सौम्यता की प्रतिमूर्ति थी। वह काफ़ी कम बोलती थी और जितना भी बोलती मीठा बोलती। हर समय अपने काम में लगी रहती। घर की साज सज्जा से लेकर खाना बनाने और साफ सफाई की खूब तहजीब थी उसको। किल मिलाकर अच्छे संस्कार दिए थे उसके माता पिता ने उसको। उसे देखकर अम्मा को बरबस अपने बीते दिनों की याद आ जाती। 2 जेठ और 2 देवर थे अम्मा के परिवार में भी। उसकी भांति अम्मा ने भी खूब सेवा की थी अपने सास ससुर की। फर्क तो सिर्फ इतना था कि अम्मा की उम्र तब काफ़ी कम थी, केवल 15 वर्ष। शास्त्री जी शादी के 1 माह बाद ही चले गए थे पहाड़ पर नौकरी पर। शुरू में तो बहुत ही उदास रहने लगी थी वह भी, लेकिन धीरे धीरे घरेलू कामों में व्यस्त हो गई थी। गाय भैंस धोने से लेकर गोबर निकालना, खाना बनाना, यह सब कार्य अपने जिम्मे ले लिया था। खाना खाने के पश्चात सास की सेवा में ही वह अपना समय रोज लगाती। जेठानियों को उसके आने से काफ़ी राहत मिली तो देवर को भी खुशी हुई। इस तरह पूरे 3 वर्ष रही वह ससुराल में। फिर शास्त्री जी आकर ले आए थे उसे अपने साथ। यहाँ पहाड़ पे ले के आए थे। सास जी ने ही जबरन भेजा था उसे शास्त्री जी के साथ। घर से दूर थे शास्त्री जी, इसलिए सास बार बार उनकी ही रटन लगाए रहती थी। जब वह शास्त्री जी के साथ आई तब से वह वर्ष में यदा कदा ही ससुराल गई, सुख दुख में, शादी ब्याह या फिर पूजा इत्यादि में। धीरे धीरे यहीं पहाड़ की माटी में रच बस गई। अब यहीं अपना घर बार हो गया। ससुराल की स्मृतियां तो केवल अंतस की गहराइयां में ही रह गई। 2 साल पहले गई थी शास्त्री जी के साथ, जब सास की मृत्यु हुई थी। ससुर जी तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। बस तब से अभी तक दोबारा जाने का मौका भी नहीं मिला और अब तो शायद मौका लगेगा भी नहीं। शास्त्री जी होते तो शायद जाने का संयोग भी बनता, किंतु अब किसके साथ जाएगी और किस मतलब से जाएगी। अब तो वहाँ का भी माहौल बदल गया होगा, परिवार अलग अलग हो गए होंगे, सबकी अपनी अपनी गृहस्थी हो गई होगी। क्या पता वहाँ पर हमारा हिस्सा है भी या नहीं। अतीत की गहराइयों से उबर आती अम्मा फिर सोचती है, आगे की जली लकड़ी के पीछे हो जाती है। एक दिन बहू भी चली जाएगी बेटे के साथ, ठीक उसी तरह जैसे वह चली आई थी शास्त्री जी के साथ। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा उसे भी। मेरा क्या है, जी लूँगी कैसे भी, लेकिन बेटे का सुख तो ज़्यादा बड़ा है मेरे जीवन से। उसे 2 रोटी पक्की मिलेगी तो मुझे ही तो संतुष्टि मिलेगी। हाँ, भगवान ने सुख रखा तो 1 आध साल के अंदर ही अंदर चौथी बहू भी ले आऊँगी। बेटा फौजी है, देखने में सुंदर है, भला उसके लिए लड़कियों की क्या कमी। वह हामी भर दे तो उसका रिश्ता तय करने में कोई समय नहीं लगेगा। मन में अब यही तमन्ना शेष रह गई कि किसी तरह उसकी भी गृहस्थी बस जाए। ऐसा हो जाए तो वह शांतिपूर्वक मर सकेंगी, तब और कोई इच्छा नहीं रहेगी उनके मन में। माधुरी भी अम्मा को खूब सुख दे रही थी। समय पर खाना देती, रोज कपड़े बदलवा देती, रात को हाथ पैर भी दबा देती। अब अपने शरीर में कुछ और ताकत महसूस हो रही थी अम्मा को। जेठ के परिवार के साथ भी बहू ने सब्जी का आदान प्रदान शुरू किया था। इस तरह 2-2 कटोरियां खाने की थाली में लग जाती। जेठानी के साथ अब तक तो उसका तालमेल ठीक ही चल रहा था, पर कभी कभार माधुरी को लगता कि जब वह सास की सेवा करती है, उन्हें नहलाती है, कपड़े बदलवाती है, तो जेठानी अंदर ही अंदर कुड़ती है। माधुरी उसकी आंखों में उस कुड़न को साफ महसूस करती है, लेकिन उस सब की चिंता किए बगैर वह अपना काम पूरा करती रहती है।
इधर कुछ दिनों से में कुलदीप ने उसे घर की हर वस्तु स्थिति से अवगत भी करा दिया था, बता दिया था कि दोनों भाइयों के बीच किस तरह से भाइयों का बंटवारा हुआ और फिर किस तरह से छोटी भाभी ने घर का बंटवारा कर दिया और 2 चूल्हे कर दिए थे। अम्मा ने पिताजी की मृत्यु के बाद कितने कष्ट उठाए और छोटे भाई ने कितना संघर्ष किया अपनी पढ़ाई को लेकर नौकरी करने तक। यह सब उसने अपनी पत्नी को बता दिया था और यह भी बताया कि वह तब खुद बेरोजगार था, इसलिए छोटे भाई की कोई मदद नहीं कर सकता और जब मदद करने लायक हुआ तो उसे मदद की जरूरत ही नहीं रही क्योंकि वह खुद सेना में भर्ती हो गया। सारा किस्सा सुनकर माधुरी ने अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह तैयार कर लिया था। वह जितने भी दिन वहां रहेगी तो सबके साथ अच्छे से रहेगी, लेकिन अपने अंदर की बात माधुरी ने कभी जेठानी पर जाहिर नहीं होने दी। वह हर संभव उसको खुश रखने का प्रयास करती। कुछ ही दिनों में माधुरी ने इस घर की हर छोटी बड़ी चीज को अपने में आत्मसात कर दिया था। फिलहाल उसे सबकी नजरों में अपने लिए अच्छा स्थान बना लिया और वह सबको देख मिल चुकी। सिर्फ फौजी देवर से मिलना शेष था। ट्रेनिंग के कारण वह शादी में नहीं आ पाया। उस देवर को देखने को वह बड़ी उत्सुक थी। कुलदीप की भी उसे बहुत याद आती। पत्रों के माध्यम से ही खुशहाल खबर मिलती। हालांकि बस्ती में अब एसटीडी बूथ भी खुल गया था, लेकिन वहां जाकर बात करने में उसे शर्म आती थी। 1-2 बार वह जरूर गई थी, तब अम्मा ने जबरदस्ती की थी। काफी दिन से पत्र नहीं आया था कुलदीप का, तो अम्मा ने जबरदस्ती उसके ऑफिस का नंबर देकर कुशल पूछने को भेजा था। कुलदीप से बात करने के लिए उसे पहले 2 अन्य लोगों से बात करनी पड़ी थी, तब जाकर कुलदीप को बुलाया था उन्होंने फोन पर। बहुत शर्म आई थी उसे उन लोगों से बात करते हुए। उन दोनों में एक तो बहुत बदतमीज लगा था। जब उसने बताया कि मैं कुलदीप की पत्नी हूँ तो छूटते ही बोला, भाभी जी कब आओगी यहाँ, आपके हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े खाने हैं। गुस्सा तो बहुत आया था पर चुप रही। जब कुलदीप फोन पर आया तो उसकी शिकायत की थी। तब कुलदीप ने ही बताया कि वह उसका खास दोस्त है और हमारी शादी में भी आया था। तब जाकर गुस्सा शांत हुआ माधुरी का। उसके बाद 1 या 2 बार मुश्किल बात हुई थी कुलदीप से, वह भी बहुत संक्षिप्त सी। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बात करे। उधर से कुलदीप ही बात करता, वह तो बस हाँ ना में ही जवाब देती। मन तो बहुत बातें करने का होता है किंतु कर नहीं पाती, शर्म आती थी। समय बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। ठीक 3 महीने हो गए उसका विवाह हुए। एक दिन कुलदीप का खत आया तो वह खुशी से झूम उठी। लिखा था कि वह अगले बुधवार को घर आएगा। उसी दिन अपना फौजी रंगरूट भी छुट्टी पर आएगा। पत्र को चूम लिया था माधुरी ने और लगभग दौड़ते हुए अम्मा के पास पहुंची। अम्मा उस कुछ पूछती उससे पहले ही चिट्ठी अम्मा के हाथ में पकड़ा दी। पढ़ना जानती थी अम्मा, उस जमाने की दूसरा दर्जा पास थी। शास्त्री जी के साथ रहकर उन्होंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख ली थी। मेरी प्रिय प्राण प्यारी, पहली लाइन पढ़ते ही अम्मा ने पत्र वापस हाथ में दे दिया। अरे पगली तेरे लिए है। शर्मा गई थी वह, खुशी के मारे भूल गई कागज को। इस तरफ तो उसके लिए ही चिट्ठी लिखी थी कुलदीप ने, दूसरी तरफ माँ के लिए। फिर उसने पन्ना दूसरी तरफ पलटकर माँ को थमा दिया। पढ़कर अम्मा की आंखों में आंसू छलक आए, खुशी के आंसू। विवाह के समय भाइयों की स्वार्थपरता और लालच देखकर अम्मा के दिल में जो गहरी चोट लगी थी वह धीरे धीरे माधुरी के प्रेमपूर्ण व्यवहार और सम्मान के कारण भरने लगी। अम्मा कभी कभी सोचती थी विवाह के पहले जो भाई आपस में प्रेम की डोर से बंधे एक दूसरे के लिए जान की बाजी तक लगाने को तैयार रहते हैं, वे ही विवाह के दिन के बाद तेरे मेरे के चक्कर में आखिर क्यों पड़ जाते हैं। क्या पत्नियों का प्रभाव ऐसा होता है, आदमी अपना विवेक ही खो देता है। अम्मा इन दिनों बड़ी बहू रश्मि और उसकी सेवा से निरंतर लगी रहने वाली बहू माधुरी की तुलना मन ही मन करती और अनायास माधुरी के प्रति अम्मा का हृदय आशीष से भर उठता था। आखिर 20 दिन की छुट्टी पर घर पहुंच गया फौजी जयदीप। आते ही अम्मा के चरण स्पर्श किए। अम्मा ने भी उसे सीने से लगा लिया, फिर बड़ी भाभी के पैर छुए और उसके बाद छोटी भाभी के। छोटी ठुमक ठुमक चलते हुए पास पहुंची। जयदीप ने तुरंत उसे गोदी में उठा लिया। वेशभूषा एकदम बदली हुई लग रही थी जयदीप की। छोटे छोटे बाल, छोटे क्या लगभग गंजा ही सिर और काला पड़ चुका चेहरा देखकर अम्मा के आंसू निकल आए। अरे तू तो इतना कमजोर हो गया, आधा नहीं रह गया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अम्मा ने पूछ लिया। मुस्कुरा भर दिया वह। अम्मा को क्या बताएगी ट्रेनिंग के दौरान कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर तैयार होता है एक जवान। माधुरी ने जैसे उसके बारे में सुना था बिल्कुल वैसा ही था। वह सबके लिए कुछ न कुछ लाया था। आते हुए ही
कोट द्वार में खरीदारी की थी उसने। वहाँ तो कभी भी बाजार जाने या खरीदारी करने का मौका नहीं मिलता था। नई भाभी के लिए वह क्या खरीदेगा, पर उसके दिल में काफ़ी कश्मकश चलती रही। पूरी दुकान के सामान को टटोल लिया उसकी नज़रों ने, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। फिर दूसरी दुकान में जाकर नज़र मारी तो उसे मोतियों का एक हार पसंद आया। पूरा सेट था, हाथ, गले और कानों तक का। कीमत कुछ ज़्यादा थी, किंतु 1 सेकंड भी नहीं लगाया उसने पैसा चुकाने में। फिर दुकानदार ने उसको गिफ्ट पैकिंग करने को कह दिया। गिफ्ट भाभी के हाथों में रखते हुए उसने कहा, भाभी ये छोटी सी भेंट आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नाराज़ हूँ आपसे। नकली गुस्सा दिखाया माधुरी ने। क्यों, आप शादी में नहीं आए? अच्छा ये बात है, अरे अब तो आ गया हूँ ना, आने दो भैया को, दोबारा शादी करवा देता हूँ। उसने मजाक किया तो हंस पड़ी माधुरी। साय को कुलदीप भी आ गया, साथ ही बड़े भैया के भी घर आ चुके थे ड्यूटी से। प्यार से मिले तीनों भाई। बक्सा खुलकर उसमें से एक रम की बोतल निकाल कर उसने बड़े भाई के हाथ में थमा दी। भैया आपके लिए। अरे वाह, आंखें चमक गई बोतल देखकर दिनेश की। पीने की आदत तो नहीं थी, किंतु कभी कभार दवाई के रूप में ले लेता था एक आध पैक। फौज की रम पाकर उसके मुंह में पानी आ गया। फिर शुरू हुआ बातों का सिलसिला। एक सिरे से उसने भाई की शादी और बारात की पूरी जानकारी ली। साई को खाते समय अम्मा ने उससे पूछा, अब तो तेरी पोस्टिंग हो जाएगी? हाँ माँ, पहले सेंटर में हाजिरी देनी है, फिर पोस्टिंग मिलेगी। कहाँ? अभी यह मालूम नहीं, जाकर पता चलेगा। अच्छा, मेरी लगभग सारी जिम्मेदारी पूरी। मैं चाहती हूँ कि अब तेरा भी घर बस जाए। अम्मा ने वही बात दोहरा दी जो सब माएँ कहती हैं। अरे माँ, मुझे तो अभी इस जंजाल से दूर रखो। अच्छा, तो घर बसाना जंजाल लगता है आपको? भाभी बोल पड़ी। और नहीं तो क्या, फौजी आदमी के लिए तो जंजाल ही है, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको फंसना पड़ता है ना इस जंजाल में। अब की बार जयदीप बोला। ठीक ही तो कह रहा है कुलदीप, अब मेरा क्या है, मैं भी कितना जीऊँगी, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मेरी नज़रों के सामने तेरी बहू भी इस घर में आ जाती तो चैन से मर जाती। अरे अम्मा, अभी तो बहुत जीना है तुम्हें, अभी कहाँ से ऐसी बात सोच रही हो? नाती नातिनों की शादी भी तो करनी है तुम्हें। जयदीप ने माँ की बात काटी। अरे बेटा, ऐसा भाग्य मेरा कहाँ। अम्मा को दुखी देख फिर बात बदल दी जयदीप ने। भैया छुटकी कितनी बड़ी हो गई? क्या आप बड़े भैया के पास? हाँ गया था। वह तो बहुत तेज हो गई, पहली कक्षा में पहुंच गई, अब तो छोटा भी चलने लगा है, कुलदीप ने बताया। अच्छा, अब की बार जाते हुए मिलूंगा उन्हें, जयदीप बोला। कुलदीप, तू अपने लिए कमरे का प्रबंध कर आया ना? पूछा अम्मा ने। कमरा है तो सही मेरे पास। नहीं, मेरा मतलब है कि दूसरा कमरा देख लिया, इस बार बहू को साथ ले जा। नहीं माँ, अभी नहीं, अभी रहने दो माधुरी को कुछ दिन और यहाँ, थोड़ा सहारा मिलेगा। नहीं, मेरी चिंता मत कर, मेरे सहारे के लिए तो बड़ी बहू है यहाँ, बोल उठी अम्मा। लेकिन जानती थी बड़ी बहू कैसा सहारा देगी, पिछले 1.5-2 साल में तो देख ही रही है। हाँ, इतनी जल्दी नहीं है मुझे, कुलदीप ने कहा। तुझे नहीं, मुझे है, मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता। अरे बहू रहेगी साथ में तो खाने पीने का समय तो मिल पाएगा तुझे ढंग से। मेरे तो अभी हाथ पैर है, कर लूँगी जैसे भी, जिस दिन नहीं चलेंगे देख लूँगी उस दिन। अम्मा ने अपनी बात पर जोर दिया। ठीक है, इस बार अकेले जाने दो, फिर कमरा ढूंढकर आ जाऊँगा दोबारा इसे लेने। बात को टाल दिया कुलदीप ने, लेकिन अम्मा मानी नहीं। तू ऐसा कर, इसी दौरान कमरा तलाश कर, जब यह जयदीप ड्यूटी जाएगा तो तेरी बहू को दिल्ली छोड़ देगा। माँ टलने वाली भी नहीं थी। हाँ भैया, माँ कह रही है तो देख लो, ठीक ही रहेगा। अपने से ज़्यादा चिंता तो माँ को तुम्हारी है। जयदीप ने भी माँ की बात का समर्थन किया। 3 दिन बाद लौट गया कुलदीप और कमरे की तलाश शुरू कर दी उसने। 20 दिन की छुट्टियां कैसे कट गई मालूम ही नहीं पड़ा जयदीप को। इन छुट्टियों में जयदीप ने महसूस किया कि बड़ी भाभी का व्यवहार और भी रूखा हो गया था माँ और उसके प्रति। एक दिन तो वह छोटे को उंगली पकड़कर बाजार तक क्या ले गया, आसमान सिर पर उठा लिया उसने। जयदीप ने इस दौरान माँ के कहने पर कुलदीप को फोन कर पूछा तो पता चला कि उसे कमरा मिल गया। बहू के लाख कहने पर भी अम्मा मानी नहीं और जयदीप के साथ दिल्ली जाने को तैयार ही कर दिया। भारी मन से माधुरी ने विदाई ली अम्मा से और जयदीप भी दुखी मन से लौट रहा था। जाने से पहले वह भैया भाभी के पास गया मिलने। जिस भाभी की एक एक नब्ज को वह देख परख चुका था, फिर भी उसी के आगे लाचार हो गया। भाभी जी, माँ की देखभाल करती रहना, आप ही का सहारा है मुझे, आग्रह किया उसने। देवर जी, देखभाल तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन खर्च के लिए पैसे भेजते रहना। हम भी गृहस्थी वाले हैं, अपना ही खर्च पूरा नहीं पड़ता। कहने से न चुकी भाभी, मन वितृष्णा से भर गया। भैया भी सामने खड़े थे, लेकिन पत्नी के आगे कुछ ना बोले। कितना स्वार्थी हो गया था यह भाई, पत्नी के आगे चुप था। जिस माँ ने
छह बच्चों को पाला पोसा, उसी को ही पालने के लिए खर्चे की कमी पड़ रही है इनके पास। सेना की नौकरी में एक सैनिक के आगे अनेक मजबूरियां होती हैं। माँ बाप, भाई बहन और घर परिवार में से सबसे पहले उसके सामने राष्ट्र धर्म है। यही तो उन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। जयदीप सोच रहा था कि यदि उसकी नौकरी फौज की नहीं होती तो आज अम्मा को अपने साथ ले जाता, लेकिन मजबूरी थी। अभी तो उसे यही पता नहीं था कि उसकी पहली पोस्टिंग कहाँ होने वाली है। अम्मा ने खुशी खुशी विदा किया दोनों को। जयदीप के सिर पर हाथ फेरते हुए आंखें नम हो आई थी उसकी, लेकिन आंखों से बाहर नहीं आने दिए उसने अपने आंसुओं को। माधुरी ने भी भरे मन से अम्मा के पैर छुए। अम्मा, अपना ध्यान रखना, इतना भर बोल पाई थी वह। ठीक है बहू, तू मेरी चिंता मत कर, कुलदीप का ध्यान ढंग से रखना, अम्मा ने भी छोटा सा जवाब दिया।